हेलो गाइस, अब मैं आज फिर आपके साथ एचटेट PYQ लेके आई हूँ पीजीटी केमिस्ट्री के लिए। चलो फिर करते हैं हम। विद डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन, ये क्वेश्चन पूछा गया है, अपना PYQ है ये, ठीक है। आई थिंक 2018 या 20 का मिलेगा। तो विद डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन, तो इंक्रीज़ होगी डिक्रीज़ होगी ये सब पूछा था। तो मैंने सीधा आंसर लिखे हुए हैं, मैं वही ऑप्शन लिखती हूँ जो हमारे लिए नया क्वेश्चन बन सकता है। तो इस वजह से इसमें अगर डायरेक्ट क्वेश्चन लिखना है तो मैं डायरेक्ट ही करूँगी, ठीक है। विद डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन, वो इंक्रीज़ होगी। तो कैसे होगी? तो जो मोलर कंडक्टिविटी होती है उसका फॉर्मूला होता है कापा इंटू 1000। ओके, कापा इंटू 1000 अपॉन में मोलैरिटी। क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला? कापा इंटू में 1000 अपॉन में मोलैरिटी, ठीक है। अब मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यही होती है। तो N/VL लिख लिया मैंने। अब जब हम डाइल्यूशन करेंगे, मतलब पानी ज़्यादा करेंगे, पानी बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी, और वॉल्यूम इंक्रीज़ होगी तो VL इंक्रीज़ होगी, तो मोलैरिटी हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी। मैंने साइन से शो किया हुआ है। ऐसी अगर मोलैरिटी डिक्रीज़ होगी तो मोलैरिटी किसके इन्वर्सली में शो हो रही है फॉर्मूला के अंदर? मोलर कंडक्टिविटी। तो हमारी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज़। तो यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है, डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा। तो डाइल्यूशन के साथ जब हम पानी डालेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मोलैरिटी कम हो जाएगी, मोलैरिटी कम होगी तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो गया यहाँ से, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला पूछा गया था उनमें, तो आप याद कर लेना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेल जी नोट इज़ करेक्टली रिलेटेड टू ई नोट सेल। तो ये फॉर्मूला है डेल जी नोट इज इक्वल टू -NF ई नोट सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी अमंग द फॉलोइंग। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी बतानी है अपने को ना। ये हैलोजन दे देते हैं और फिर पूछते हैं किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। तो अपने को ना एक चीज़ याद रखनी है कि फ्लोरीन की तो F2 की तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि F2 का साइज़ जो है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। और जो इसमें इतना छोटा साइज़ होता है कि इसके जो 2F के बीच के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, आपस में बहुत ह्यूज अमाउंट में रिपल्शन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन जो एंथैल्पी है वो क्या हो जाएगी? क्लोरीन और ब्रोमीन के कंपेयर में कम हो जाएगी। हाँ, आयोडीन से तो ज़्यादा ही रहेगी, बस क्लोरीन और ब्रोमीन से कम हो जाएगी। तो ये हमें याद करना है। MTR मतलब मुझे तुम रट लो। क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन की, फिर फ्लोरीन की, और फिर आयोडीन की। देख लो, फिर भी फ्लोरीन आयोडीन से तो एक नंबर आ गई है। लास्ट बेंचर नहीं, मतलब लास्ट सेकंड पोजीशन तो है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के केस में। नेक्स्ट है नेबोलियम, आई थिंक नेबोलियम बोलते इसको। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी हुई थी, नवाबी है जिसको, मतलब जहाँ मैंने ट्रिक बनाई थी ना, तो वहाँ पे इसका नवाबी से स्टार्ट किया था मैंने इसको एक्सेप्शन में। तो इसमें जो विक्रम नभ का तारा ये होती है हमारे, ठीक है। 3D विक्रम शक्ति वक्रमन फिकोनी क्यूजन होता है ना, जो शक्ति व थर्ड होता है जो अपना 4th पीरियड के अंदर थर्ड एलिमेंट, शक्ति व कर्मन फिकोनी क्यूजन, ये मतलब D ब्लॉक का थर्ड एलिमेंट। तो विक्रम वैनेडियम की होती है 3D3 4s2। अब जो नेबोलियम होता है ना, NB होते हैं जो, इसमें ना 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन हमारा जो है S से D ऑर्बिटल के अंदर जाता है। तो वैसे तो इसकी होनी चाहिए थी 4D3 5s2, बट इसमें क्या हो जाएगा 4D4 4s1 हो जाएगा। S से एक इलेक्ट्रॉन निकल कर 4D वाले ऑर्बिटल में चला गया, ठीक है, शेल में। तो इस वजह से ये हो जाएगा। और नेक्स्ट वाली टेलेरियम की तो अपनी सेम ही होती है, 5D3 4s 6s2 आना है, यहाँ पर गलती हो गई। चलो नेक्स्ट है अपना पैलेडियम में हमारा क्या होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है। नी पढ़ोगे तो पिटोगे, ठीक है, पढ़ोगे निकल से नेक्स्ट वाला। तो पैलेडियम में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं, तो इसकी भी पूछी हुई है अपने से, तो अपन याद कर सकते हैं। निकल की होती है 3D8 4s2, पैलेडियम की 4D8 4s2 होनी चाहिए थी, बट होती नहीं है। S से 2 इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट पैलेडियम की 4D शेल में चले जाते हैं, तो 4D10 5s2 हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है कि इलेक्ट्रोलिसिस से क्वेश्चन है भाई। व्हाट वेट ऑफ कॉपर, जिसका एटॉमिक मास हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 63.5, ठीक है।
वट वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट, कितना वेट जो है कॉपर का डिपॉजिट होगा वैन 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रो, जब हम 1 फैराडे का करंट पास करेंगे थ्रू क्यूप्रिक सॉल्ट सॉल्यूशन। क्यूप्रिक का मतलब होता है कॉपर के ऊपर 2 पॉजिटिव, क्यूप्रिक 2 पॉजिटिव, ज़्यादा चार्ज होगा 2 पॉजिटिव, और क्यूप्रस का मतलब होता है 1 पॉजिटिव, मतलब कम चार्ज है, क्यूप्रिक में ज़्यादा चार्ज होगा। तो इन्होंने ये पूछा है कि कॉपर का वेट कितना होगा अगर वट वेट ऑफ कॉपर डिपॉजिट, कितना कॉपर का डिपॉजिट, जब कॉपर डिपॉजिट होगा तो उसका वेट कितना होगा, कब, जब हम 1 फैराडे करंट को पास करते हैं क्यूप्रिक सॉल्ट सॉल्यूशन में से। ठीक है, तो इसमें ये बोला हुआ है कि मैंने बिल्कुल सॉल्यूशन बिल्कुल अच्छे से दिया हुआ है आप लोगों को। ठीक है, एक एक लाइन मैंने हिंदी में मेंशन की हुई है, हर चीज़ जितना ईजी हो सकता है उतना ईजी। अगर n फैराडे चार्ज पास करवाते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, तो जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होते हैं वो भी n ही होंगे। ओके, तो n फैराडे इज इक्वल टू n नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। फिर जो हमारा फॉर्मूला होता है मोल्स का इक्विवेलेंट के केस में, इक्विवेलेंट अपॉन में n फैक्टर ये होता है, क्या होता है, मोल्स इज इक्वल टू इक्विवेलेंट अपॉन में n फैक्टर। n फैक्टर हमें ये पता होना चाहिए, जितना भी मेटल आयन के ऊपर चार्ज होता है ना वही उसका n फैक्टर होगा कैटाइन का। ठीक है, एनाइन का भी। ठीक है, ऐसे ही हाइड्रो एसिड के केस में अपन कह सकते हैं कि जितना H पॉजिटिव आयन देगा उतना n फैक्टर हो जाएगा एसिड के केस में। बेस के केस में हम कह सकते हैं कि जितना OH नेगेटिव देगा वो उसका n फैक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे Cu2 पॉजिटिव है तो इसका n फैक्टर जो है 2 ही हो जाएगा, आगे देखेंगे अपन, बस पहले तो फिर फॉर्मूला ही देख लेते हैं। इक्विवेलेंट अपॉन में n फैक्टर इज इक्वल टू मोल्स होता है, तो हम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला भी यहाँ से निकाल सकते हैं कि मोल्स इंटू n फैक्टर। ठीक है, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मोल्स इंटू n फैक्टर, और अभी हमें मोल्स नहीं पता है तो फिर इक्विवेलेंट अपॉन में n फैक्टर, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट पता है n है हमारा, क्योंकि n फैराडे मेंशन है 1 फैराडे, और क्या कहते हैं n फैक्टर हमें पता ही है Cu2 पॉजिटिव है तो 2 आ जाएगा, और वेट हमें पता ही है मोल्स इंटू मोलिकुलर वेट, तो हम वेट निकाल लेते हैं। 1 फैराडे का मतलब क्या है, 1 इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1 अपॉन में n फैक्टर। n फैक्टर क्या होता है, जितना चार्ज कैटायन का होता है वही उसका n फैक्टर होता है, तो 1/2 n फैक्टर। ठीक है, 1 इक्विवेलेंट अपॉन में 2 n फैक्टर इज इक्वल टू 0.5 मोल्स आ गए अपने। अब मोल्स हमें पता चल गया, तो मोल्स इंटू मोलिकुलर वेट करेंगे तो हमारा जो वेट पूछा है कॉपर का, जो भी डिपॉजिट हुआ उसका वेट कितना आएगा सॉल्यूशन के अंदर, अगर हम करंट पास करते हैं तो 31.75 आ जाएगा। एक बार और बता देती हूँ कि इन्होंने ये पूछा है कि अगर हम 1 फैराडे करंट को पास आउट करते हैं क्यूप्रिक सॉल्ट के सॉल्यूशन में, एक बर्तन ले लिया उसमें क्यूप्रिक सॉल्ट का सॉल्यूशन है, अगर उसमें से हम 1 फैराडे करंट को पास करेंगे तो जो कॉपर डिपॉजिट होगा वो उसका वेट कितना होगा, ये पूछा है इन्होंने। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने n फैराडे मतलब कि 1 फैराडे दी है तो 1 ही इसका इक्विवेलेंट होगा, जितने फैराडे दिए उतना ही इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा। इक्विवेलेंट अपॉन में n फैक्टर हमारा क्या होता है, मोल्स होता है, तो 1 अपॉन में n फैक्टर कितना है, क्यूप्रिक सॉल्ट है, Cu2 पॉजिटिव हो गया तो n फैक्टर Cu2 पॉजिटिव कैटायन के केस में उसका चार्ज जो होता है तो 1/2 0.5 मोल्स आ गए। अब हमें मोल्स भी पता चल गया है। ठीक है, और हमें क्या पता चल गया, इसका मोलिकुलर वेट हमारा गिवन है 63.5 किसका, कॉपर का, तो मोल्स कितने आए हैं अपने 0.5 और इनटू में मोलिकुलर वेट हमारा दिया हुआ 63.5, तो सीधा ही आ गया सॉल्यूशन 31.75। ये मैंने आपको समझाया है ना, इस वजह से ये पूरा एक पेज में, वैसे तो ये बिल्कुल छोटू सा क्वेश्चन है, बस समझाने के लिए इसीलिए ताकि हम भूलें ना, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन और आ जाए तो हम अच्छे से सोल्व कर पाएँ। ठीक है, तो ये फैराडे फर्स्ट लॉ का क्वेश्चन था। नेक्स्ट अपना क्या है, मोल कॉन्सेप्ट से, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबस्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज, मतलब इन्होंने कहा कितने अमाउंट में पानी जो है निकलेगा, प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अगर हम 16 ग्राम मीथेन को जलाएंगे, 16 ग्राम मीथेन को कंबस्शन करेंगे, जलाएंगे, तो जलाएंगे किसकी प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कंबस्शन वर्ड जहाँ भी आ जाएंगे तो +2O2 ऐड कर देंगे तो हमारा CO2 और वाटर ही बनेगा। ठीक है, तो फिर उसको हम बैलेंस करेंगे इस इक्वेशन को, तो मैंने यहाँ पे बैलेंस ऑलरेडी कर दी है, तो 1 मोल मीथेन से हमारा बनेगा 2 मोल वाटर। ठीक है, क्योंकि बैलेंस करेंगे तो 1 मोल मीथेन से 2 मोल ही बना है ना, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 ही है यहाँ पे, तो हमें वेट कितना गिवन है 16 ग्राम, गिवन वेट मीथेन का 16 ग्राम, अपॉन में मोलिकुलर वेट कर देंगे 12 गुना में कितना 4,
12+4, ठीक है, कितना आ गया 16 आ गया। तो 16/16 1 मोल, ठीक है, मोल निकाल लिया हमने गिवन वेट अपॉन में मोलिकुलर वेट करके। तो 1 मोल जो है मीथेन का वो 2 मोल वाटर दे रहा है, ठीक है। तो 1 मोल इज इक्वल टू में 2 मोल वाटर है, तो वैसे वाटर का मोलिकुलर वेट निकाल लेंगे, ठीक है। 2 + 16, ठीक है, 18 आ जाएगा। तो 2 मोल वाटर के कितने होंगे, 2 गुना में 18, ठीक है, 36 आ जाएगा। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखो, फिर बैलेंस करो ये, फिर ही उसके बाद हम निकाल पाएंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ग्लूकोज से हमें इथेनॉल बनाना है। मैंने इथेनॉल वो दारू बोलते हैं ना, तो इस वजह से मैंने ऐसे ऐसे शब्द याद रह जाते हैं, तो इसलिए मैंने यही लिख दिया था। तो फिर C6H12O6 से अगर हमें मतलब ग्लूकोज से अगर हमने, ग्लूकोज क्या है, एक तरह से अंगूर है, अंगूरों को सड़ाना है, ठीक है, उसको एनारोबिक कंडीशन में रखना है, ठीक है। फिर ग्लूकोज जब हमारा बन जाएगा, एक तरह से शुगर ही है वो, फिर वो किसकी प्रेजेंस में हमें फिर दारू मिल जाती है, इन्वर्टेज एंजाइम के डालना पड़ता है हमें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हमारा थर्मोडाइनमिक्स से है, चलो थर्मोडाइनमिक्स में बाद में करेंगे। क्वेश्चन करते हैं थोड़ा ये करते हैं जो हमें याद रह जाती है चीज़ें इनऑर्गेनिक से। द स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इज, पूछा है कि जो ग्रुप 15 एलिमेंट है, 5th ग्रुप कह सकते हैं अपन, ठीक है। नाइट्रो, पड़ोसन, आर्सेनिक सबको भाई, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, यहाँ पे लिखा हुआ है आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मुथ ही है। तो इन्होंने पूछा इनमें से कौन सा जो है स्ट्रोंगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है, जो एजेंट दूसरों को रिड्यूस कर दे। तो हमें ये पता होना चाहिए जब हम ऊपर से नीचे आते, टॉप टू बॉटम जाते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो हमारा जो रिड्यूसिंग करैक्टर है वो इंक्रीज़ होता है, मतलब कि दूसरों को रिड्यूस करने की पावर जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो हमें बस इतना याद रखना है कि टॉप टू बॉटम जाएंगे, रिड्यूसिंग करैक्टर हमारा यहाँ पे BiH3 आएगा, ठीक है। BiH3 जो है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और हमसे अगर और क्वेश्चन पूछा जाए तो जो सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल ग्रुप 15 में किसका होता है, तो अमोनिया का होता है। और इसमें ये भी पूछा जाए अगर बेसिक करैक्टर भी सबसे ज़्यादा मतलब किसका होगा 15 ग्रुप में, तो अमोनिया का ही होता है सबसे बड़ा बॉन्ड एंगल भी, और क्या होगा बेसिक करैक्टर भी, ओके। फिर इसके बाद हमें ये 2023 में भी इससे रिलेटेड आया था, NeF2 उसका आंसर था, तो अपन देख लेते हैं। XeO3 जिनोन जो नोबल गैस होती है ना, उसमें ना इनर्ट गैस होती है, उसमें ना अपना जिनोन ही जो ऐसा होता है जो कि बॉन्ड बनाता है, हाइब्रिडाइजेशन देता है, ठीक है। तो जिनोन में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो XeO3 इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3, ठीक है। XeO3 है, 3 है तो sp3 ऐसे कर सकते हैं अपन, XeO3 sp3। अब भाई निकालने तो अपने अपने लेवल पे सब निकाल लेंगे, बट मैंने तो निकालने को के सॉल्व किया हुआ है ताकि बस आपके सामने पता चल जाए आप लोगों को कि ये क्वेश्चन है, और विद सॉल्यूशन दे रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि कुछ मेहनत आप खुद भी करोगे ना, बात ये है। XeO3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, तो XeO3 है तो डबल बॉन्ड से 3 ऑक्सीजन का कनेक्ट कर दिया, 1 लोन पेयर, ठीक है। 2 2 4 2 6 और 2 8, ठीक है। ये देखो ना आप ऑक्सीजन की तरफ, जिनोन की तरफ 2 इसके 2 6 इलेक्ट्रॉन तो जिनोन के हैं, और 6 जो है ऑक्सीजन के, 3 ऑक्सीजन हो गए, तो एक लोन पेयर ही बचा ना फिर जिनोन के पास, तो 1 लोन पेयर हो गया। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन पिरामिडल शेप। XeF6 आ गया, अब जैसे 6 है तो हमें sp3d3 करना है, ठीक है, 6 जुड़े हुए हैं ना F, तो इसको डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप बोलते हैं इसको। इसमें लोन पेयर जो है कहीं भी दिखा सकते हैं अपन, जो इसका लोन पेयर होता है, ठीक है। अब देखो इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन है जिनोन के, तो 2 बच गए, 8 होते हैं, तो एक लोन पेयर कहीं भी दिखा दो, sp3d3। F6 है तो 6 दिखाना है, sp3d3। XeOF4 है, तो मतलब जिनोन से कितने कनेक्ट है एलिमेंट, 5 है ना, तो sp3d2 5 ही होएंगे, sp3d2 स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं इसको, 5 वाले को स्क्वायर पिरामिडल ऐसे याद कर लेते हैं जिनोन के केस में। 6 वाले को डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, और जो 3 वाला है XeO3 3 एलिमेंट अटैच्ड है ना जिनोन से, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन और पिरामिडल शेप हो जाएगी। XeOF4 में 5 अटैच्ड है टोटल,
तो स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगी। XeF2 में 2 ही अटैच है Xc से, तो sp3d, और इसको क्या बोल देते हैं अपन, लीनियर। ठीक है, मुझे डाउट है भाई XeF2 में ना, मुझे डाउट है, बाद में मैं ना आपको बता दूंगी। ठीक है, वैसे sp3d मैं गलत तो नहीं करूँगी। पीरियोडिक एलिमेंट्स, अब एक क्वेश्चन ना हर साल आता है कि भाई हमें एटॉमिक नंबर 119 दे देंगे, पूछेंगे कि भाई पीरियोडिक टेबल के अंदर ये कौन से ग्रुप में आता है। ठीक है, तो 119 है, 118 तक तो अपना नोबल गैस के अंदर ही आएंगे। तो हम इसमें ना ट्रिक होती है, जैसे 113वां एलिमेंट पूछ लिया तो 13वें ग्रुप में ही आएगा, 114वां पूछ लिया तो 14वें ग्रुप में आएगा, 15वां पूछ लिया तो 15वें में आएगा, 16वां 16वें में, 17वां 17वें में, 18वां 18वें ग्रुप में आएगा। तो 119, 18 के बाद 19 फिर से अल्कली मेटल स्टार्ट हो जाएंगी, तो अल्कली मेटल में ग्रुप फर्स्ट में आएगा। 120 पूछ लेंगे, अल्केलाइन अर्थ मेटल में आएगा। ठीक है, 121 पूछ लेंगे तो उसके बाद अपना डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है ना, तो उसमें आ जाएगा। ठीक है, वो वाली सेकेंड ईयर लाएंगे इसी वाली सीरीज़ में। ठीक है, ये था 2023 का क्वेश्चन। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट एग्जिस्ट? XeOF4 स्क्वायर पिरामिडल, X, ये सब पता चल गया था। NeF2 बचता था, तो उस पर टिक कर। एक मिनट, चलो अभी के लिए इतना बहुत है।